अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिजम्पशंस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है आर्टिकल 90 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 90 को अगर हम लेके चलें तो आर्टिकल 90 से पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो आर्टिकल 90 है क्यूएसओ का, वो बात करता है किस चीज़ के बारे में, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट। अब लॉ गेट के लिए अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि हमने बैरक को लेके चलना है। अक्सर स्टूडेंट्स अभी भी मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि सर आप काइंडली नोट्स भेज दें, नोट्स भेज दें। देखिए, लॉ गेट कहाँ से बनता है? सारे के सारे बैरक से। अगर मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करूँ भी या आपके लिए जो है एक कंप्लीट एक गाइड भी लिखूँ, उसके अंदर मैंने क्या करना है? उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है बैरक को ही कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के साथ साथ मैं आपको जो है वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वन लाइनर जो नोट्स हैं उससे आपको मेमोराइज करने में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है किसी के भी नोट्स परचेज ना करें, सिर्फ और सिर्फ बैरक्स को परचेज कर लें जो कि अप टू डेट हो। अप टू डेट बैरक्स परचेज करें, और क्या करें, और जो है जो आपके पास जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ठीक है, इसके नोट्स जाहिर सी बात है अब वो उसके बैरक नहीं मिलते, या फिर लीगल एथिक्स है, लीगल एथिक्स का भी बैरक मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बैरक्स ऐसे हैं, अगर आप कमेंट्री में लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो आगे चल के प्रैक्टिस में आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैरक्स के अंदर केस लॉ की तरफ नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ बैरक की जो वर्डिंग है। अब बैरक की वर्डिंग किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास ये आर्टिकल नंबर 90 है, तो आर्टिकल नंबर 90 ने बात कर रहा है यहाँ तक। उसके बाद ये जो कमेंट्स की बात है, ये जितने भी आप देख रहे हैं कि इतनी सारी इलस्ट्रेशंस हैं, ये सब का सब पढ़ना नेसेसरी नहीं है। अब क्यूएसओ का बैरक जो अगर आप देखें तो क्यूएसओ, ये कमेंट्री वाली बुक है, इसके अंदर थोड़ी बहुत कमेंट्री है, लेकिन क्यूएसओ का अगर बैरक आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोई 60 से 70 पेजेस पे होगा। उस बैरक के अंदर बैरक की वर्डिंग होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, इलस्ट्रेशन होगी। बैरक की वर्डिंग, इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन, इससे हट के आपने कुछ भी नहीं पढ़ना अगर आप लागेट के लिए तैयारी करें। चलें, अब हम बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, प्रिजम्पशंस के बारे में, कि प्रिजम्पशंस होती क्या है। प्रिजम्पशंस, लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्रिजम्पशंस क्या होती हैं। अब ये चैप्टर बात किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की प्रिजम्पशंस के बारे में बात कर रहा है। जिस तरीके से प्रीवियस बैच के अंदर मैं प्रिज्यूम करके चल रहा था कि आप सब के सब एलएलबी करके आए, आप सब के सब अच्छे तरीके से लॉ को पढ़ के आए, जिसका नतीजा ये निकला कि अक्सर स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर हमें बैरक का ही पता नहीं है। इट मीन्स के प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशन का मतलब होता है मफरूजा, अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बट थॉट टू बी ट्रू। इसका क्या मतलब, विच इज नॉट ट्रू अफेक्ट। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के हद तक बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन से सवाल नहीं आता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है अफेक्ट विच इज नॉट प्रूव्ड बट थॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसी हकीकत जो कि साबित नहीं है लेकिन उसको समझा जाए कि ये हकीकत है। ऐसी हकीकत जो हकीकत नहीं है लेकिन उसको समझा जाए कि वो हकीकत है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया, एग्जाम्पल दी मैंने आपको, कि जब आप 9th मैट्रिक के अंदर थे तब आपको एक एग्जाम्पल दी जाती थी कि x इज इक्वल टू 20, ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10। तो हकीकत में तो x ही था, इंग्लिश का वर्ड ही था, लेकिन उसको प्रिज्यूम किया गया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। इसको हम प्रिजम्पशन कहते हैं। अब अगर हम आर्टिकल 90 की बात करें, आर्टिकल 90 कहता है जेन्युइननेस के बारे में। तो प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, किस चीज के बारे में बात कर रहा है? प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस, जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अब आर्टिकल 90 सिंपली हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कोड शल प्रोज्यूम। अब देखिए, आर्टिकल 90 से लेकर 95 तक शल के साथ है, 96 से ऑनवर्ड मे के साथ है।
यानी ये कुछ ऐसी प्रिजम्पशंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं, कुछ ऐसी प्रिजम्पशंस हैं जो कि डिस्क्रिशनरी है। अब यहाँ पर प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब जो आर्टिकल 129 है आगे चल के हम पढ़ेंगे, वो भी प्रिजम्पशंस हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर रही, वो कुछ जो है जनरल प्रिजम्पशंस हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जिस तरीके से आर्टिकल 129 बी ने ये कहा कि जो एक अकम्प्लिस है वो एतमाद के काबिल नहीं है। आर्टिकल 129 ए ने ये कहा कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की गई अगर प्रॉपर्टी किसी से जब्त हो, किसी से बरामद हो, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उसी ने चोरी की है। वो अलग प्रिजम्पशन, उसको आप फिलहाल छोड़ दें, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि दोनों ही प्रिजम्पशन है। तो हो सकता है किसी के माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा हो कि सर दोनों में डिफरेंशिएट किया है। ये है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट के बारे में, कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकती है। ठीक है। अब आर्टिकल 90 ने क्या कहा, प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, की जो सर्टिफाइड कॉपीज है वो जेन्युइन है या नहीं। कह रहा है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम एवरी डॉक्यूमेंट purporting टू बी certified copy of another document which by law declared be admissible as evidence of any particular fact or which purports to be duly certified as the office of federal government, provincial government to be genuine, जिसको फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेन्युइन करार दे तो उसको कोर्ट जो है क्या करेगी, कोर्ट जो है रिज्यूम करेगी कि ये सर्टिफाइड कॉपी है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं कोई भी एक सर्टिफाइड कॉपी है, उस सर्टिफाइड कॉपी के अंदर क्या होता है, उस सर्टिफाइड कॉपी के अंदर गवर्नमेंट की कोई स्टैंप लगी है, आइदर प्रोविंशियल आइदर फेडरल, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म ऑफ एंड proposed to be executed in the manner directly by law that behalf। लेकिन अगर क्या हो, मतलब कि इसकी एक्सेप्शन भी बता दी गई, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट क्या हो, फॉर्म ऑफ प्रपोज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर, मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर डायरेक्ट बाय लॉ, लॉ के अंदर उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई, यानी कि उसके अंदर कोई स्टैंप वगैरह नहीं है, तो फिर कोर्ट चाहे तो उसको वो कर सकती है, डिनाई कर सकती है। The court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed certified, कह रहा है कि कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शल प्रिज्यूम, जिसके अंदर किसी भी 17 ग्रेड की क्या लगी हुई है, मोहर लगी है जो कि उस इदारे की है और उस इदारे का वो डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये ओरिजिनल है। उसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 191, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। 91 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस की बात की इसमें। 91 कह रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, 91 के अंदर क्या कह रहा है, 91 को अगर आप पढ़ें, कह रहा है कि वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट, जब कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने क्या हो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, purporting टू बी रिकॉर्ड इन मेमोरेंडम ऑफ द एविडेंस, तो वो मेमोरेंडम की शेप में प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है। एंड ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग and before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession of any prisoner accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by the judge। कह रहा है कि अगर लेट सपोज किसी भी एक प्रिजन के अंदर, एक जेल के अंदर एक शख्स है, उसकी स्टेटमेंट ली जा रही है, उससे कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, तो फिर वो जो है साइन होगा किससे, मजिस्ट्रेट के जरिए से या फिर जज के जरिए से, प्रिजन के अंदर प्रिजनर के जरिए से, तो फिर वो क्या होगा, वो साइन होगा। ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स इज जेन्युइन, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं। दैट एनी स्टेटमेंट्स एज टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज टेकन, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होंगे अगर वो इन सर्कमस्टांसेस, इन सूरत हाल में लिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है वाज टेकन प्रॉपर्टी टू बी मेड बाय द पर्सन साइनिंग इट, अगर वो शख्स उस पर साइन कर दे, क्या कर दे, साइन कर दे। अब मिसाल के तौर पे हेस्को डिपार्टमेंट का आपको कोई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ का जो भी अथोराइज ऑफिसर वो अगर सिग्नेचर कर देता है तो कोर्ट प्रिज्यूम ये करेगी कि ये जो है क्या है, ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद 92 क्या कहता है, फिर शल आ जाए, शल आ गया। ठीक है। प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट अंडर एनी लॉ, 92 क्या कहता है, केप्ट अंडर एनी लॉ,
इसका क्या मतलब है? अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कानून के अंडर रखा गया है, इसका क्या ये मतलब है? इसका मतलब ये है कि लॉफुल अथॉरिटी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से प्रिज्यूम करेंगे? द कोड शल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट प्रोपोर्टिंग टू बी अ डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट इन बाय एनी पर्सन, यानी कि किसी शख्स ने जो है कानून के पास रखवाया कोई डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब देखें, अब देखें ना, ये भी शल के साथ है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी उस ऐसे डॉक्यूमेंट को जो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, genuineness of every document purporting to be document जो कि गवर्नमेंट जो कि इसमें हो, जो कि लॉफुल अथॉरिटी के पास हो। लॉफुल अथॉरिटी का मतलब कि मिसाल के तौर पे जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर, मिसाल के तौर पे कोई डिग्री है जो कि कोर्ट के अंदर है, मिसाल के तौर पे कोर्ट के पास कोई जो है आपकी श्योरिटी है, या कोर्ट के पास आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर कोर्ट जो है क्या करे, कोई भी एक जो है किसी के फेवर में कोई ऑर्डर पास करे, तो वो सब के सब क्या होंगे? टू बी डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू केप्ट इन अ पर्सन इन सच document is kept substantially in the form of required by law to be produced from proper custody, तो उसका प्रोड्यूस करवाया जाएगा प्रॉपर कस्टडी से। अब देखें, इसकी अगर एग्जाम्पल लें, मिसाल के तौर पे इसके इसने फर्दर एग्जाम्पल भी दी, जैसे कि न्यूज़पेपर है, प्राइवेट एक्ट्स हैं। अब केप्ट अंडर एनी लॉ, मिसाल के तौर पे सारे के सारे क्या हैं? एक्ट्स, कानून। वो क्या है? वो कानून है और लॉ डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर कोई जज है या फिर कोई आपकी कोर्ट है, कोर्ट के अंडर आपके कोई डिग्री है, कोई ऑर्डर है, तो वो भी कोर्ट उसको समझेगी कि ये जेन्युइन थे। उसके बाद 94 क्या कहता है? प्रिजम्पशन इज टू कलेक्टिंग ऑफ लॉज एंड प्रॉपर्टी टू बी डिसीजन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक प्रॉपर्टी टू बी प्रिंटेड पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। 93 ने ये बात की कि कोई भी एक बुक है या फिर क्या है, या फिर एक्ट्स हैं पब्लिश्ड। अब देखिए 93 को अगर आप गौर से पढ़ें तो प्रिजम्पशन इज टू कलेक्शन ऑफ लॉस प्रोपोर्टिंग ऑफ डिसीजन, कह रहा है कि जितने भी प्रिंटेड, ये जितने भी कानून हैं हमारे पास, यूएसओ, सीआरपीसी, सीपीसी, जितने भी डिफरेंट हमारे पास पब्लिशर्स हैं वो पब्लिश करते हैं, और उसके अंदर लिखा गया होता है कि हमने गवर्नमेंट के इजाज़त से ये जो है एक्ट पब्लिश किया है। तो फिर वो सब के सब क्या है? वो सब के सब कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो जेन्युइन है। उसके बाद आ जाए 97, 96, 96 से ऑनवर्ड चलेगा मे। अब 96 से ऑनवर्ड क्या चलेगा? 95 हमने डिस्कस किया, सॉरी 95 रह गया। अब 95 को अगर हम देखें तो 95 क्या कहता है? 95 कहता है प्रिजम्पशन इज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रिजम्पशन इज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। अब 95 ने ये कहा कि जो रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम The court shall presume that every document purporting to be power of attorney and have been executed before authenticated by notary public or court judge magistrate Pakistani consul was so executed and authenticated। कह रहा है कि एक मिसाल है कि किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी पास किया, मैंने ए को पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया, तो वो जो भी काम करेगा तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो काम मैंने किया है। देखें, पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर वो है जो कि रजिस्टर्ड हो बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी ये होती है। अगर मैं खुद से ही ये कह दूं कि मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो उसकी बात ये नहीं कर रहा। अगर ये जेन्युइन पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर, तो कोर्ट वहाँ पर क्या प्रेजेंट करेगी कि वो जो काम उसने किया वो काम नहीं किया। अब आ जाए 96 की तरफ। 96 क्या कहता है? वो प्रिजम्पशन है। 96 कहता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, प्रिजम्पशन ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, जुडिशियल रिकॉर्ड। 96 ने सिंपल इतनी बात की कि अगर फॉरेन यानी कि आउट ऑफ कंट्री कोई जो है जुडिशियल रिकॉर्ड में कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट purporting to be certified copy of the judicial record of any country
Pakistan is genuine or accurate if the document to be certified in any manner which the certificate by any representative of the federal government or such country manner commonly in use that country। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, पहले तो आपने याद रखना है 96 से जो 102 तक है वो क्या है, वो मे के साथ है, मीन्स की डिस्क्रिप्शन है। अब उसके अंदर ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर फॉरेन कंट्री है, जनरली जितने भी फॉरेन कंट्री के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अथॉरिटी के पास, तो कोर्ट चाहे तो उसको प्रिज्यूम कर सकती है कि वो जेन्युइन हैं, अगर जनरली अगर नॉर्मली वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैसे होते हैं तो। 97 की प्रिजम्पशन मे के साथ है, 97 किस चीज़ के साथ है। अब ये मे और शल का कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको क्लियर कराया था जब हम ओरिएंटेशन क्लास ले रहे थे कि मे कहाँ पर यूज होगा, शल कहाँ पर यूज होगा, मस्ट कहाँ पर यूज होगा। The court may presume that any book in which it may refer for the information on। अच्छा 97, 97 के अंदर क्या है, मैप चार्ट्स एंड बुक्स, मैप्स चार्ट्स बुक्स। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है जितने भी मैप्स हैं, जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, उसके बारे में कह रहा है रेफर टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैटर इन द पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट एंड दैट एनी पब्लिश्ड मैप chart and the statements of which are relevant fact and which is produced inspection was written and published by the person and at the time and place by whom or at which it proposed to have been written or published। कह रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट इदारे से कोई मैप पब्लिश हो चुका है, ठीक है, और कोई जो है चार्ट है जो कि गवर्नमेंट इदारे से पब्लिश हो चुका है, तो कोर्ट चाहे तो उसको प्रिज्यूम कर सकती है कि ये जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 98 क्या कहता है, 98 कहता है प्रिजम्पशन टेलीग्राफिक मैसेज। प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज। ये जो टेलीग्राफिक मैसेज है उसके बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो ऑथेंटिक नहीं है। तो देखें आर्टिकल 98 जो है इस बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 98 क्या कहना चाहता है, आर्टिकल 98 में सिंपली इतना कहना चाहता है कि the court may presume that the message forwarded from the telegraph office of the person such message proper to be addressed with a message delivered for transmission at the office from which the message proposed to be sent, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was delivered and transmitted। मिसाल के तौर पे मैं कौन हूँ, मुबारक, ठीक है। अब मेरे मोबाइल से अगर कोई शख्स क्या करे, मेरे मोबाइल से जो है किसी को रॉन्गफुल मैसेज कर दे। अब रॉन्गफुल मैसेज जाहिर सी बात है वो कोई इनडिसेंट मैसेज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज के कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम ये कर सकती है कि वो मैसेज मैंने किया है, लेकिन कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगी। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकते हैं वो मैसेज मेरे मोबाइल से गया है, लेकिन कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं कर सकती कि वो मैसेज मैंने ही किया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है। अब लेट सपोज मिसाल के तौर पे उस मैसेज के अंदर ये बात लिखी है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और जो है लेट सपोज कोई बड़े बड़े अल्फाज लिखे हैं, ऐसे अल्फाज जो कि एक शख्स अपने होशो हवास में यूज़ नहीं करता, या फिर बहुत ज़्यादा कोई गालियाँ लिखी। अब मैं अपने होशो हवास में नॉर्मली जो है मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, तो कोड ये देखती है कि ये मैसेज इसके मोबाइल से तो गया है, लेकिन इसने नहीं किया, लेकिन इसने नहीं, अगर इसने किया तो फिर साबित भी करें, इसके साथ कोई और एविडेंस कोरोबरेट करेगा। कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगी कि मैसेज मेरे मोबाइल से गया तो मैंने ही किया हो। अंडरस्टैंड। उसके बाद 99, आर्टिकल 99 क्या कहता है, कहता है प्रिजम्पशन एज टू द ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड, ड्यू एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसके बारे में बात कर रहा है कि कोर्ट उसके बारे में क्या प्रिज्यूम करेगी। द कोर्ट शल प्रिज्यूम, फिर आ गया 99 से ऑनवर्ड शल, कह रहा है कि द कोर्ट शल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस वाज अटेस्टेड स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। कह रहा है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम मैंडेटरी है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्या हो,
जो कि किसी अदालत से मंगवाया जाता है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द एवरी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड, तो वो अगर किसी अदालत से मंगवाया जा रहा है तो वो जो है नोटिस के साथ मंगवाया जा रहा है, उसके अंदर वो साइन भी होगा, सील्ड भी होगा, स्टैम्प भी होगा, ठीक है। आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस वाज अटेस्टेड, अगर वो नोटिस के बाद मंगवाया गया है तो वो अटेस्टेड भी होगा। अब ऐसा नहीं होता, मिसाल के तौर पे अगर एडीजे जो है मजिस्ट्रेट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर ले, ठीक है, अब वो जब डॉक्यूमेंट आएगा तो उसके अंदर अटेस्टेड भी होगा, वो साइन भी होगा, जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ही डॉक्यूमेंट भेज दे। उसके बाद आ जाए आर्टिकल 100 प्रिजम्पशन इज डॉक्यूमेंट 30 years old द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट व्हिच was to be handwriting and particular person is that person handwriting। आर्टिकल 100 क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट्स 30 years old, अगर कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, क्या है, अगर कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो क्या होगा, where any document purporting to be proved 30 years old the produce from any custody which the court is the particular case considered the court may presume, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकती है कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो हैंड राइटिंग लिखी है वो भी उसी शख्स की है और जो सिग्नेचर है वो भी उसी शख्स की है। ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम ना करे। उसके बाद आर्टिकल 101, 101 क्या कहता है, सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, सर्टिफाइड कॉपीज कह रहा है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि 30 ईयर्स ओल्ड है, ये 100 रेड विथ होगा 101 के साथ, ये क्या है, सर्टिफाइड, सर्टिफाइड कॉपीज 100 ईयर्स ओल्ड। अगर कोई 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट है जो सर्टिफाइड कॉपी है, क्या है, सर्टिफाइड कॉपी, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी 30 साल पुराना, 40 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, उस टाइम पे वो उस टाइम से अब तक फोर्जरी क्यों करेगा। लेट सपोज कि अगर 30 साल पुराना एक पेज मिल जाता है और उस पे जो है एसडीओ की सिग्नेचर हुई हुई है और वो सिग्नेचर से प्रिज्यूम हो रहा है, सिग्नेचर से पता चल रहा है कि वो सिग्नेचर 30 साल पुरानी है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि वो क्या है, वो जो है जो डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराना, 30 साल पुरानी सर्टिफाइड कॉपी है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ तक आपकी होगी प्रिजम्पशंस। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है ओरल एविडेंस और एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने काइंड के, एक होता है ओरल और एक होता है डॉक्यूमेंट्री। अब ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट के दो काइंड्स हो गए। कह रहे हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चैप्टर नंबर 6 है। अब 102 से ऑन बढ़िए चलेगा। अगर जहां पर ए पार्टी और दो बी पार्टी है, दो पार्टीज है, ए है और बी है। ए क्या है, ए है प्लेंटिफ और बी क्या है, बी है डिफेंडेंट। ए लेके आया है कि भाई मेरे पास ओरल ओरल एविडेंस है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। बी क्या करके आया, जो डिफेंडेंट है इसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उस प्रॉपर्टी के, तो कोर्ट जो है इसको ज़्यादा तरजीह देगी, इसको तरजीह नहीं देगी, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ओरल भी एविडेंस हो और एडवर्स पार्टी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी ओरल से, ओरल के नस्बत। अंडरस्टैंड। अब अगर हम आर्टिकल 102 को रीड आउट करें, आर्टिकल 102 क्या कहता है, आर्टिकल 102 कहता है एविडेंस of terms of contracts, grants of other deposition of property reduced in form of document. Where the term of contract of the grant of other deposition of property has been reduced to the form of document, and in all cases in which the matter, in all cases in which the matter is required by law to be reduced in the form of document, no evidence shall be given to prove such contract deposition of property in the matter except in the document itself। कहने का मकसद ये है
इस आर्टिकल को अगर आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, इसमें सिंपल ये लिखा है कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट को साबित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी साबित करनी पड़ेगी। ओरल से आप साबित नहीं कर सकते कि मेरा और ए का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या साबित करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आपने जो है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस करना है। उसके बाद इसकी एक्सेप्शन है, वेयर द पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, जहाँ पर पब्लिक ऑफिसर को रिक्वायर्ड हो कि आप जो है यहाँ पर पेश हों, एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड इन सच ऑफिसर द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। कह रहा है कि लेट सपोज कि एक पब्लिक ऑफिसर को रिक्वायर्ड हो कि आप जो है अदालत के अंदर पेश हों, तो अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर है, उसकी जगह पे कोई और बैठा है तो उसको आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या एक्सेप्शन नंबर 2, विल्स एडमिटेड इन प्रोबेट ऑफ पाकिस्तान में बी प्रूव्ड इन प्रोबेट। जो विल्स हैं, जितने भी विल्स हैं वो खुद से ही साबित कर देंगे कि ये विल जो है इसने लिखी है। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन साबित कर, दिस आर्टिकल अप्लाइज इक्वली टू द केस which the contracts grants of deposition of property referred are contained in one document and cases in which they are contained more documents than one। यहाँ पर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट से भी साबित किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन if a contract be contained in several letter, all the letters in which it is contained must be proved। मस्ट आ गया आपके लिए सर, मस्ट ही देखें इसकी इलस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बैरक मैंने क्यों पढ़ा है, बैरक में इस वजह से पढ़ता हूँ आपके सामने ताकि आपको वर्ड बाय वर्ड क्लिक हो माइंड के अंदर। इसकी इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो है वो क्या कह रही है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हैं तो हर डॉक्यूमेंट को प्रूव करना मैंडेटरी है, मस्ट बी प्रूव। उसके बाद इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव। अगर कोई डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को साबित करना मैंडेटरी है। उसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 103 की तरफ। 103 कहते हैं और एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। अगर किसी का ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो क्या होगा, इस आर्टिकल के अंदर ये कह रहा है व्हेन द टर्म ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट ऑफ अदर डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और अदर मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड अकॉर्डिंग विद द लास्ट आर्टिकल, नो एविडेंस इन द ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड इज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट of their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding and subtracting from its terms। मिसाल के तौर पे अगर आपका किसी के साथ ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो वहाँ पर तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं है, तो वहाँ पर आप ओरल से ही साबित कर सकते हैं। फिर प्रोविजो 1 प्रोविजो 2 सारे के सारे प्रोविजन क्या कहती हैं। प्रोविजो 1, एनी फैक्ट में बी प्रूव, कोई भी फैक्ट में भी प्रूव, मस्ट नहीं है, मे नहीं, शल नहीं है, एनी फैक्ट में बी प्रूव विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट इन सिंपल मैनर। ये कह रहा है अगर आप इस पूरे के सारे के सारे प्रोविजंस को पढ़ें, एक बार गो थ्रू करें, इन सब के सब प्रोविजंस के अंदर सिंपल ये बात की जा रही है कि अगर कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज के दरमियान तो वहाँ पर उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स पेश करें। लेकिन उससे हटके जितने भी तरीके हैं, उससे हटके कोई भी अगर लेट सपोज कि कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही करना है। इलस्ट्रेशन से पढ़ें, अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज इफेक्टेड ऑन गुड्स ships from Karachi to London, the goods are shipped in the particular ship which is lost. The fact that the particular ship was orally accepted from the policy cannot be proved। कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, गुम हो जाए। अब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एक सबूत था और वो गुम हो गया और वो शिपमेंट भी नहीं पहुंची, तो फिर क्या है, फिर आपने ओरल के जरिए से आप उसको साबित नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लाहौर से कराची एक जो है मोबाइल, एक जो है किसी स्टूडेंट को बुक्स वगैरह सेंड करता हूँ। अब मैं बुक्स सेंड कर रहा हूँ, मैंने उसको बुक सेंड कर दी और मेरे पास जो रसीद थी वो मैंने फाड़ के फेंक दी या मेरे से गुम हो गई।
और उसके बाद वो बुक्स नहीं मिली, तो मैं वो क्लेम नहीं कर सकता, मैं ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने वो बुक्स उसको डिलीवर की हैं। अंडरस्टैंड? ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। उसके बाद अदर भी एग्जाम्पल्स हैं। इन स्टेट कॉल्ड द खानपुर स्टेट इज सोल्ड टू द डीड विच कंटेंट्स टू मैप। ये भी इसी तरीके की एग्जाम्पल है। अगर आप सारे के सारे इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो आप जो है आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस आर्टिकल के अंदर क्या कह रहा है, और ये पता चल जाएगा कि लेट सपोज कि अगर वहाँ पर आपके लॉगर के टेस्ट के अंदर कोई भी इलस्ट्रेशन उठा के वो दे दे कि ये इलस्ट्रेशन आप जो है साबित करें, या फिर ये इलस्ट्रेशन के अंदर बताएं कि ये इलस्ट्रेशन कौन से आर्टिकल से आई है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि आर्टिकल्स के नंबर याद रखना मुश्किल है कि जो 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट की प्रिजम्पशन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है या एक्सपायर्ड। तो आपने क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ बैरक की जो वर्डिंग है वो याद करना है। एटलीस्ट 2 से 3 बार जब आप बैरक पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और बैरक जो है यहाँ पर जहन में बैठ जाएगा। फिर बैरक अगर लेट सपोज कि बैरक की कोई भी लॉन्ग स्टेटमेंट भी आपके सामने आती है तो आप उसको आसानी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद 104 क्या कहता है, 104 कह रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट to existing facts when language used in document is plain in itself। अगर कोई लैंग्वेज जो है वो plain हो itself and when it applied accurately in existing fact evidence may not be given to show that it was not to apply such fact। कह रहे हैं कि अगर कोई सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो लैंग्वेज साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये लैंग्वेज कौन सी जबान है। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, हकाइक के ऊपर। इलस्ट्रेशन पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद 105 एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ बट इज अनमीनिंग। क्या कह रहा है कि ओरल मे बी प्रोड्यूस्ड टू डॉक्यूमेंट्री। अब देखें आर्टिकल 104 और 105 दोनों के अंदर क्या फर्क है। 104 ये कह रहा है कि जो आपकी एक लैंग्वेज है वो क्या है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, नॉर्मली। तो उसके अंदर अगर कोई फैक्ट है तो उस फैक्ट को आप समझ सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लैंग्वेज तो है लेकिन अनमीनिंग है, कोई अनमीनिंग वर्ड है या फिर कोई अनमीनिंग जो है उसके अंदर स्टेटमेंट है, साबित नहीं होगी। फिर क्या होगा, इन सिंपल मैनर ये कह रहा है कि अगर लेट सपोज एविडेंस इज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में कोई अनमीनिंग स्टेटमेंट है तो फिर क्या होगा, फिर जो है ओरल के जरिए से भी साबित किया जा सकता है। इसकी इलस्ट्रेशन क्या है, ए सेल्स बी एनी डीड माई हाउस इन कराची। अब मिसाल के तौर पे इसको अनमीनिंग किस तरीके से, लेट सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि मैं जो है क्या करता हूँ कराची के अंदर मेरी एक प्रॉपर्टी है। क्या है, मेरी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। अब मैं मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये अनमीनिंग है। अनमीनिंग किस तरीके से है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कराची के अंदर एक प्रॉपर्टी वो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, वो आपको सेल कर रहा हूँ। अब मैंने ये नहीं बताया कि कराची के अंदर किस इलाके के अंदर वो मेरी प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि कराची के अंदर मेरी जो है 1 2 3 4 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हों। मैंने किस प्रॉपर्टी की बात की है, जो कौन से इलाके के अंदर है, किस प्रॉपर्टी की बात की है, मैंने ये आपको नहीं बताया। दैट मीन्स कि ये मेरी जो स्टेटमेंट है ये अनमीनिंग है। अंडरस्टैंड? तो फिर क्या होगा, फिर मैंने जो है ओरल के जरिए से उसको समझाना पड़ेगा कि भाई मैं आपको वो वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि डिफेंस के अंदर है। अंडरस्टैंड? तो ये आर्टिकल 105 सिंपली इस बारे में बात है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल 104 और 105 में क्या डिफरेंस है। अगर कोई क्लियरिटी ना हो रही हो तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। उसके बाद 106 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं।